जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विद रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ था, आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन कौन सी पत्रिका या मैगजीन आई थी, हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यह हमारा अगला ये जो वीडियो हमारा है इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन यानी मॉडर्न इंडिया में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित जो आंदोलन जो मूवमेंट हुए थे हम उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया। आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप अपने एग्ज़ाम को अपने तैयारी को टारगेट बना के चलिए। अगर आप वनडे की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को अपने दिमाग में लेके चलिए। आप अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर रखा करिए, अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप 2 से 3 बार वीडियो को एक क्रम से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें आपको तभी समझ में। देखिए ये इतिहास में फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपको फैक्ट भी याद रखना, कॉन्सेप्चुअल भी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जब आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तभी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो मॉडर्न इंडिया में हुआ था। देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट आए थे और क्या क्या एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जाता है। तो चलिए आप सभी दोस्त अपना कंसंट्रेशन सही कर लीजिए और बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिए और लेक्चर को देखिए। तो देखिए हम बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की। तो सबसे पहले बात किसकी होती है? राजा राम मोहन राय की। अगर हम बात करें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय का नाम आता है। देखिए अगर इनकी हम बात करें तो ये क्या थे? ये प्रथम भारतीय थे जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। मतलब राजा राम मोहन राय जो थे वो उस समय पहले भारतीय थे जो भारतीय समाज में जो बुराइयां थी, जो उस समय हो रही थी समाज में, जो दुर्भावनाएं फैली थी, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इनकी कुछ उपाधियां हैं। राजा राम मोहन राय के को कई लोगों ने कई कई चीज़ें कही हैं, कुछ कुछ उपाधियां दी गई, आप उनको देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय पुनर्जागरण यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला जाता है, तो आप बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। और इनको क्या बोला जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है। यानी ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनको भारतीय राष्ट्रवाद यानी भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसका पैगंबर भी बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु बोला जाता है। यानी जो अतीत यानी जो बीता हुआ समय है और जो भविष्य यानी जो आने वाला समय, इसके मध्य इनको सेतु बोला जाता है। सेतु मतलब पुल का एक काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं कि अतीत यानी जो बीत गया काल और भविष्य जो आने वाला काल है उसके बीच का इनको सेतु बोला जाता है, यानी कड़ी बोली जाती है। और राजा राम मोहन की कौन सी उपाधि दी गई? इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसका जनक किसको बोला जाता है, तो वह भी राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। और इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आधुनिक भारत का पिता किसको बोला जाता है, तो वह भी बोला जाता है राजा राम मोहन राय को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनको क्या बोला जाता है? प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो अभी राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। युग दूत किसको बोला जाता है, तो यह भी राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो राजा राम मोहन राय थे, अगर इनकी हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो ये जो इसमें इनको जो फैक्ट दिया गया है लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे फैक्ट पूछे गए, उसी तरह पूछा जाते हैं। तो आप याद रखिएगा इनके बारे में कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है, आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? युगदूत बोला जाता है। तो ये राजा राम मोहन के को बारे में इतनी उनकी उपाधियाँ दी गई थी। और देखिए अगर दोस्तों बात करें तो और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक संस्था थी आत्मीय सभा। तो अगर बात किया जाए कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो वह थे राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1815 ईस्वी में। तो अगर आत्मीय सभा की बात आती कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राम मोहन राय जी थे। कब किया था? 1815 में, यानी 1815 में। इस आत्मीय सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। इन्होंने जो ये आत्मीय सभा का गठन किया था इसका मतलब था एकेश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर।
एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ईश्वर वाले मत का प्रचार करना, मतलब बहु ईश्वर नहीं, बहुत सारे ईश्वर नहीं, सिर्फ एक ईश्वर, यानी हिंदू धर्म में जो एकेश्वरवादी मत को मानने वाले लोग थे उसका प्रचार करना था। ये था आत्मीय सभा का गठन करने का उद्देश्य। और देखा जाए अकबर द्वितीय जो मुगल शासक था, उन्होंने इनको क्या क्या उपाधि दी, तो राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी है यह अकबर द्वितीय नहीं दी है। आप देखते हैं कि इनको बोला जाता है राजा राम मोहन राय, ये कहीं के राजा नहीं थे। राम मोहन राय जी जो थे वो कहीं के राजा नहीं थे। इनको जो राजा की उपाधि दिया है ये मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। और क्या किया इसने अकबर द्वितीय ने, अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। तो अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में अपना दूत बनाकर उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ, उनके दरबार में किसने भेजा था, तो यह भेजा था अकबर द्वितीय के बारे में। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम चतुर्थ के दरबार में कौन गए थे, राजा राम मोहन राय। किसका दूत बन के गए थे, अकबर द्वितीय का बन के गए थे 1830 ईस्वी में। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में 27 सितंबर को ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। तो राजा राम मोहन राय जब इस विलियम चतुर्थ के दरबार में जब गए थे जिस समय, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1830 में गए थे और 1833 यानी 1833 में 27 सितंबर को इनकी इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वहाँ पर राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो निम्नलिखित में से किन चीज़ों के पक्षधर थे, क्या नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर उसमें है कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, तो हाँ राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने किन किन चीज़ों का विरोध किया, इन्होंने देखिए मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा का विरोध किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किन किन चीज़ों का विरोध किया था, तो उन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का और सती प्रथा का। इतने चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। तो देखिए दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में जो फैक्ट दिया है ये आपको याद होने चाहिए। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 102 बार वीडियो को सुने और इसको नोट डाउन करते चलिए। मैं यहाँ जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और जो आप प्रैक्टिस करेंगे, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। आप चाहें तो इस बुक को भी ले सकते हैं, हमने पहले ही बता रखा है कि घटना चक्र की बुक है। तो अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो इसको भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वैसा करिए। चलिए अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन के बाद दयानंद सरस्वती की। देखिए इनके बारे में क्या फैक्ट पूछा जाता है, आप ये भी देख लीजिए दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, 1867 ईस्वी में एक पाखंड खंडनी पताका को लहराया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले तो पूछा जाता कि पाखंड खंडनी पताका किसने लहराया, तो वह किया था दयानंद सरस्वती ने। कब किया था, 1867 ईस्वी में यानी 1867 में। इनकी एक पुस्तक है उसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, तो पुस्तक जो है वह दयानंद सरस्वती जी की है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो पहले आप याद रखिएगा स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट किसका है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है। अच्छा शासन का मतलब जानते हैं आप क्या, कि अंग्रेज ये कहते थे कि हम यहाँ गुड गवर्नेंस लेके आए हैं। अंग्रेजों ने ये कहा कि हम यहाँ पर गुड गवर्नेंस लेके आए हैं और यहाँ की जो लोकल गवर्नेंस है वो अच्छे रूप से आपको नहीं देखेगी। तो इनका क्या कहना था दयानंद सरस्वती जी का कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं, कि मतलब आप चाहे कितना भी अच्छा शासन करें, हैं तो आप बाहरी व्यक्ति, लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है अगर यहीं के लोग शासन करेंगे तो अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो भारतीय हैं, वो यहीं के रहने हैं। आप बाहरी है, आप विदेशी, आप अपना हित देखेंगे। तो इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अच्छा शासन व स्वशासन का स्थानापन्न नहीं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट जो है वह दयानंद सरस्वती जी का है। और इन्होंने आर्य समाज का गठन किया था। तो अगर आर्य समाज की बात किया जाए तो इसका स्थापना कब किया था, 1875 ईस्वी में बम्बई में। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती जी थे। कब किया था, 1875 में किया था, और वो भी कहाँ किया था, तो बम्बई में किया था। तो आप ये याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मतलब जो प्राचीन वैदिक धर्म था, जो वैदिक एरा था, उसमें से जो अच्छी बातें थी उसी को शुद्ध रूप से मतलब पुनः उसका स्थापना करना।
तो दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो प्राचीन वैदिक धर्म था, जो वैदिक काल था, वैदिक धर्म था, उसकी शुद्ध रूप से मैंने अच्छी चीज़ों का पुनः स्थापना करना। और इस आर्य समाज का मुख्यालय इन्होंने कहाँ बनाया था? वो बनाया था लाहौर में 1877 ईस्वी में। तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 यानी 1875 में बम्बई में, लेकिन मुख्यालय इसका बनाया था आर्य समाज का, वो लाहौर में बनाया था। कब? 1877 ईस्वी में, 1877 में। और इन्होंने एक नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर चलो, तो यानी बैक टू वेदाज। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, आप इसको इस स्टेटमेंट को याद रखिए। देखिए इनको एक दो स्टेटमेंट फेमस है, एक ये भी स्टेटमेंट का बहुत फेमस है, बैक टू वेदाज। तो अगर आपसे पूछा जाए पुनः वेदों की ओर चलो यानी बैक टू वेदाज का नारा किसने दिया था? तो अभी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। मतलब पुनः वेदों की ओर चलो का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? मतलब वैदिक धर्म की जो अच्छी बातें थी उसके तरफ आप पुनः लौटिए, मतलब उस अच्छी बातों को आप अपनाइए। पुनः वेदों की ओर चलने का मतलब इनका यही था कि वैदिक धर्म की जो अच्छी बातें थी उसको आप पुनः अपनाइए। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि बैक टू वेदाज यानी पुनः वेदों की ओर चलो। और इनको एक उपाधि मिली थी, भारत का मार्टिन लूथर किंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है, तो आप बोला जाता है दयानंद सरस्वती जी को। यानी भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? तो आप बोला जाता है दयानंद सरस्वती जी को। इन्होंने क्या किया? स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वराज्य शब्द है इसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वह किया था दयानंद सरस्वती जी ने। यानी स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था वह दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो दोस्तों ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप इतने सारे फैक्टों को याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए कि इन्होंने राजा राम मोहन राय ने क्या क्या सुधार किया और दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या किया। तो देखिए ये जो आर्य समाज जिसका गठन हुआ था 1875 ईस्वी में, इसका आगे चलकर विभाजन हो जाता है 1892-93 के आसपास, यानी 1892-93 के आसपास इसी आर्य समाज का विभाजन हो जाता है। इसमें जो पहला गुट होता है वह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक होता है, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन होता है उसके समर्थक थे। और जो दूसरा गुट था वह पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका विरोधी था। तो आर्य समाज का जो विभाजन होता है, एक होता है पाश्चात्य शिक्षा, यानी जो एक गुट था वह वेस्टर्न एजुकेशन जो होता है, मतलब जो पश्चिमी शिक्षा जो होती है, आप यहाँ देख लीजिए वेस्टर्न एजुकेशन, यानी जो पश्चिमी शिक्षा उसका समर्थक था। वो कहते थे कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जो दूसरा गुट था वो कहता था नहीं, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाना था। जो समर्थक वाले में थे उसमें कौन थे? लाला लाजपत राय और हंसराज थे। और जो विरोधी में थे उसमें थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। यानी पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक वाले थे उन्होंने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का आप नाम सुनिएगा, नाम सुने होंगे आप, DAV। इसी DAV को ही बोला जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसके समर्थक कौन थे? वही पाश्चात्य शिक्षक वाले। और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। 1902 ईस्वी में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए DAV की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जैसे लाला लाजपत राय और हंसराज। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुकुल की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, विरोधियों में कौन आता है? जैसे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। तो आप नाम ये याद रखिएगा कि आर्य समाज का विभाजन कैसे ही हुआ और जो दो गुट बने थे दोस्तों, उन दोनों गुटों में कौन किसका समर्थक था। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूजन में दे दिया जाता है, क्योंकि ये मैचिंग वाले में दे दिया जाता है, लाला लाजपत राय का नाम यहाँ दे दिया जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद का नाम यहाँ दे दिया जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। दोस्तों देखिए एक समाज और था प्रार्थना समाज, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में बम्बई में। और इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो केशव चंद्र सेन। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्रार्थना समाज था, इस प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में, यानी 1876 में हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना। वो भी कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इस प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की जो इन्होंने स्थापना किया तो किसकी प्रेरणा से किया था, तो वह किया था केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। अब इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि
और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इस प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो था जाति प्रथा के विरोध करना, यानी जो कास्ट सिस्टम था उस कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद, जो ये जाति वाला सिस्टम था, फलाना इस जात का है, ये उस जात का है, इसका विरोध करना इसका उद्देश्य था। और स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, यानी स्त्री पुरुष के जो विवाह होते उस समय कम एज में कर दिया जाता, उसी एज को बढ़ाने की बात करता था प्रार्थना समाज की। इनकी एज ये होनी चाहिए लड़की की और लड़के की एज ये होना चाहिए। और इसने क्या किया, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विधवा विवाह यानी विडो रीमैरिज को प्रोत्साहन किसने दिया, तो प्रार्थना समाज ने। और स्त्री शिक्षा यानी वुमेन के एजुकेशन की भी बात कौन किया था, तो प्रार्थना समाज ने किया था। ये था प्रार्थना समाज का उद्देश्य दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद कुछ फैक्ट दिया गया है, उस फैक्ट को भी आप देख लीजिए कि और जो संस्था थी उन संस्था के संस्थापक कौन थे, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे मैचिंग वाले में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों देव समाज की। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले, यानी सत्य शोधक जो समाज था इसके संस्थापक कौन थे, वह थे ज्योतिबा फुले। और बात करें अगर हम धर्म सभा की, तो इसके संस्थापक कौन थे, राजा राधाकांत देव। तो ये जो धर्म सभा था, इस धर्म सभा के संस्थापक दोस्तों कौन थे, राजा राधाकांत देव। आप ये सब नाम याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे उनके कई नाम मिलते हैं, वो एक ही नाम को बोला जाता है। जैसे इन्हीं को तुलसीराम बोला जाता है, शिवदयाल साहब बोला जाता है और स्वामी जी महाराज भी बोला जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन था इसके संस्थापक कौन थे, तो तुलसीराम अगर दे दिएगा तो भी ठीक है, शिवदयाल साहब अगर ऑप्शन में तो भी ठीक है, और स्वामी जी महाराज अगर ऑप्शन में है तो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। इस रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। तो अगर आप तो जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कौन कौन सा योगदान किया था। तो अगर बात किया जाए कि जो रामकृष्ण मिशन था, इस रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की। इस तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो वे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तत्वबोधिनी सभा थी, इस तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो वह थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं बहुजन समाज की। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, उसका संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव। ये जो बहुजन समाज बना था, इस बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। अब हम बात करते हैं दोस्तों विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। ये जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन का, इसके संस्थापक कौन थे, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन था, इस विडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। तो दोस्तों आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये जो दिया गया है यहाँ पर फैक्ट कि कौन कौन से संस्थापक किसकी संस्था के थे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट की। ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था इसकी हम बात करते हैं। ये कब पारित हुआ था, 1872 में पारित हुआ था केशव चंद्र सेन के प्रयास से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेटिव मैरिज एक्ट था, इसको देख लीजिए दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था ये कब पारित हुआ था, 1872 में, यानी 1872 में। और किसके प्रयासों से पारित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इसमें क्या था, विवाह हेतु प्रावधान किया गया था। इस नेटिव मैरिज एक्ट में क्या किया गया था, विवाह हेतु प्रावधान किया गया था। इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म विवाह अधिनियम किसको बोला जाता है, तो नेटिव मैरिज एक्ट को बोला जाता है, जिसमें विवाह से संबंधित प्रावधान था। इसमें क्या था, लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। ये जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था इसमें क्या कहा गया, 18 वर्ष यानी 18 ईयर और 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स की बात की गई। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी की गई, गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स, यानी 14 वर्ष की हो जाए तो उनका विवाह कर देना चाहिए। और लड़कों की बात की गई 18 साल, यानी जो बॉयज़ थे अगर वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनका क्या किया जाए, विवाह कर देना चाहिए। ये था नेटिव मैरिज एक्ट में प्रोविजन। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित किया गया था। आपने इसको पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, 1856 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, यह पारित किया गया था 1856 ईस्वी में, यानी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था।
अब हम देखते हैं कुछ ये जो एक्ट बच गया था, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था उसमें वो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का बात किया जाता है। देखिए उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है थोड़ा सा, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हम बात करें अगर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की, तो आप जानते हैं किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो 1878 में पारित हुआ था, यानी 1878 में पारित हुआ था, लेकिन किसके समय में? लॉर्ड लिटन के। और इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कौन करता है? तो रद्द करने वाला आप नाम जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये पारित हुआ था 1878 में, यानी 1878 में, लेकिन इसको रद्द करने वाला कौन था? वो था रिपन। रिपन ने कब किया था? 1882 ईस्वी में इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। इसी को बोला जाता है देसी भाषा प्रेस अधिनियम, यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो अगर ये दे दिया जाए कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसको बोला जाता है, तो वह भी बोला जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। और मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको बोला जाता है? तो वह भी बोला जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। अब देखिए इसके बारे में दो लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। अर्स्किन पेरी ने क्या कहा था कि यह विपरीतगामी और असंगत है। अगर ये पूछा जाए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में स्टेटमेंट किसका है कि यह जो एक्ट आया था यह विपरीतगामी है और असंगत है, तो यह स्टेटमेंट है अर्स्किन पेरी का। और इसको आकाश से वज्रपात किसने कहा? तो एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों अगर यहाँ एस.एन. बनर्जी का हम बात करें तो इनका पूरा नाम है, यहाँ देख लीजिए, एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या कहा? इसको आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था इसको आकाश से वज्रपात की संज्ञा कौन दिया? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और विपरीतगामी और असंगत की बात किसने किया था? तो वह किया था अर्स्किन पेरी ने। तो दोस्तों आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सारे के सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम आपको टू दी पॉइंट चीज़ें को पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा रहा है। हम यहाँ आपको ना तो बढ़ा चढ़ा के कुछ बता रहे हैं ना आपको फालतू कुछ बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत कम होता है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब समय आ गया स्मार्ट स्टडी करने का। आप हार्ड वर्क करिए, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। केवल हार्ड वर्क करने से, कठोर मेहनत करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भीड़ में से आगे निकलना। आप जानते हैं कि वैकेंसी कितनी आती है और कितने लोग कंपटीशन में बैठते हैं, और जो कंपटीशन को क्लियर करते हैं वो वही लोग होते हैं जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क किए होते हैं। केवल हार्ड वर्क से काम नहीं बनने वाला है। तो ये जो चीज़ें इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आप विश्वास करिए, आप इसके बाद अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे या टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो भी आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं यहाँ दिया है। देखिए आप तो जानते हैं कि कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसमें क्या क्या था, कब कब उनका गठन हुआ, क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए जो कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी हम उसको देख लेते हैं। देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1836 में, यानी 1836 में हुई थी। और किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय के सहयोगियों से हुआ था बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका अन्य नाम क्या मिलता है? जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ था? 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी का अन्य नाम क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ था? 1838, यानी 1838 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब इस लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी था, यानी जो जमींदारी एसोसिएशन था, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो था वो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, या इसका उद्देश्य था। संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। तो अगर दोस्तों ये फैक्ट पूछा जाता है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर जी थे। अब हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की।
यहाँ दोस्तों देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। किसने किया था? एमजी रानाडे और जीवी जोशी ने। तो अगर दोस्तों ये बात किया जाए कि पूना सार्वजनिक जो सभा था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, यानी 1870 में। इस पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एमजी रानाडे और जीवी जोशी थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम क्या मिलता है? भारत संघ। और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में, यानी 1876 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो जो इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। इसी इंडियन एसोसिएशन को भारत संघ बोला जाता है। अब इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो संस्थापक जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडियन एसोसिएशन था, इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यह किसके सहयोग से किया गया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? तो वह किया गया था आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया गया था। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। वो था इंडियन एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी, कलकत्ता में। यानी ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव, जो कि इसके अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। तो ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राधा कांत देव। और यही राधा कांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। और सदस्यों में कौन कौन था? संस्थापक सदस्यों में हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की। ये जो सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 ईस्वी में हुई थी, वो भी कहाँ? कलकत्ता में। और संस्थापक कौन थे? सैयद अमीर अली। ये जो सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1877 में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सैयद अमीर अली। अब हम दोस्तों बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी 1885 में। संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। यही बम्बई के त्रिमूर्ति भी कहलाए। अगर आप पूछा जाए कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित होने वाला अगर पूछा जाए संस्था कौन था, तो यही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हीं को बम्बई का त्रिमूर्ति बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई के त्रिमूर्ति कौन थे, तो आते फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों, हमने ये चीज़ें देख ली कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी। हमने यहाँ तक की चीज़ों को देख लिया। हमने अभी तक को जितने भी फैक्ट को पढ़ाया दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सारे फैक्ट को आप रिवीजन कर लीजिएगा और साथ में साथ आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। आप चाहें तो बुक से ही लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए। देखिए, आप चीज़ों को जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं आपको गेन होगा। आप पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और चीज़ों को देखते जाइए। अपने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया। आप जिस भी एग्जाम के लिए हो, आप अपना बैक ईयर देखिए दोस्तों, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ में रखिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस बुक ले आइए या टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट पेपर ले, आप उसको करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट देते रहे। क्योंकि आप पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, तभी आप गेस कर पाएंगे कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें आपसे छूट जा रही हैं, या आपको क्या क्या पता है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बिना हार्ड वर्क के और बिना स्मार्ट वर्क के कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। एटलीस्ट आपको क्या करना, वर्क तो आपको करना पड़ेगा। आप वर्क में क्या करिए, हार्ड वर्क भी करिए, स्मार्ट वर्क भी करिए। आप वीडियो को भी देखिए और बुक से भी पढ़िए। आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप वीडियो देख लिया करिए, आधे घंटे का वीडियो होता, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर लगाइए, आप आसानी से एग्जाम को निकाल लेंगे। आप बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने दिमाग में टारगेट को लेके चलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, चलने से पहले आपसे बस छोटा सा एक निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी जानने वाले दोस्त हो, भाई बहनों, जो भी किसी भी एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। बाकी कुछ आपके डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको करूंगा। अब मेरा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम उसको में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक्स में। जय हिंद।